पक्षीपुर गांव में छोटू चिड़ा अपनी पत्नी पीहू चिड़िया और बेटी पिंकी चिड़िया और भैया भाभी के साथ रहता था। छोटू चिड़ा बचपन में बहुत बीमार रहता था, जिसकी वजह से वो ठीक से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाया। लेकिन उसके बड़े भाई कालू कौवा की पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी लग गई। छोटू चिड़ा बहुत ही शरीफ था, इसलिए कालू कौवा और गौरी कौवी उसका बहुत फायदा उठाते थे। वो उससे और उसकी पत्नी से नौकरों की तरह काम करवाते थे। इसके बदले वो उन्हें घर में रहने देते थे। मम्मी मम्मी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाने को रोटी दे दो ना। बेटा, मैं अभी रसोई में जाऊंगी तो दीदी मुझ पर गुस्सा करेंगी। एक काम कर, तू ही उनसे जाकर रोटी मांग ले, वो तुझे रोटी दे देंगी। पीहू चिड़िया के कहने पर पिंकी चिड़िया अपनी ताईजी गौरी कौवी के पास रोटी मांगने चली जाती है। ताईजी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाने के लिए रोटी दे दीजिए। यहाँ पर तेरे लिए रोटी तेरा बाप छोड़ कर गया था क्या, जो मैं तुझे रोटी लाकर दे दूँ? दिन में एक वक्त रोटी मिल जाती है, उसे खाकर तुम्हें चैन नहीं है क्या? नहीं है मेरे पास कोई रोटी वोटी, चल जा यहाँ से। लेकिन ताईजी, मुझे सच में बहुत जोर से भूख लगी है, ज्यादा नहीं तो मुझे बस एक रोटी दे दीजिए, मुझे सब्जी भी नहीं चाहिए, मैं नमक के साथ ही रोटी खा लूंगी। पिंकी चिड़िया को इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि वो रोटी मांगते हुए गौरी कौवी के सामने रोने लगती है। लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर भी गौरी कौवी का दिल नहीं पसीजता, बल्कि वो तो पिंकी चिड़िया को रोटी देने के बजाय उसके गाल पर एक जोरदार चाटा मार देती है, जिस वजह से पिंकी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। एक तो रोटी मांग मांग कर पहले से मेरा दिमाग खराब कर दिया, ऊपर से अब मेरे सामने रोक कर दिखा रही है। अभी के अभी चुपचाप चली जाए यहाँ से, वरना चेहरे पर दूसरा थप्पड़ इससे ज्यादा जोरदार मारूंगी। गाल पर थप्पड़ का छपा हुआ निशान कभी मिटेगा भी नहीं। पिंकी चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर पीहू चिड़िया वहाँ आ जाती है। पिंकी बेटा, क्या हो गया तुझे? तू इस तरह रो क्यों रही है? माँ, मैंने ताई जी से रोटी मांगी तो ताई जी ने मुझे थप्पड़ मारा। क्या आपने मेरी बेटी को थप्पड़ क्यों मारा दीदी? उसने आपसे रोटी ही तो मांगी थी, कौन सा आपके घर में कोई चोरी कर ली थी उसने? अरे हमारे साथ तो आप जैसा बर्ताव करती हो वो तो करती ही हो, लेकिन कम से कम बच्ची के साथ तो ऐसा बर्ताव मत करो। मेरी बच्ची को थप्पड़ मारते हुए क्या एक बार भी आपके पंख नहीं कांपे? मेरे सामने ना ये ज्यादा फालतू का ज्ञान व्यान मत झाड़ा कर। यहाँ पर तुम्हें एक समय रोटी मिल जाती है, उसके बाद भी तुम्हें चैन नहीं है। अगर मैं इसी तरह तुमको खिलाती रही तो तुम तो मुझे लूट ही लोगे। मैंने तेरी बेटी को एक थप्पड़ क्या मार दिया, तू तो मेरे सर पर ही चढ़कर आ रही है। अगर मेरी बेटी को पंख लगाओगे तो मैं तो आपको ये कहूँगी ही ना। और वैसे भी आप हमें एक वक्त की रोटी देकर हम पर कोई एहसान नहीं करती हो, हमारे हिस्से की जमीन खाकर बैठी हो। आप दोनों कितने बड़े लालची हो ना, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे पति अनपढ़ हैं, इसका आप दोनों ने कितना अच्छी तरह से फायदा उठाया हुआ है। आप हम दोनों को मुफ्त में कोई रोटी नहीं देते हो। मेरे पति काम करके पैसा कमाते हैं, पूरा दिन मैं नौकरों की तरह घर में काम करती हूँ, उसके बाद आप जाकर हमें एक वक्त का खाना देते हो, उसमें भी इतनी अकड़ दिखा रहे हो जैसे हमें मुफ्त की रोटी देते हो। देखो तो जरा किस तरह मुझसे जबान लड़ा रही हो। आज एक बार कालू को घर आने दो, उसके बाद मैं तुम्हें अच्छी तरह बताती हूँ। अभी तक तो मैंने फिर भी तुम पर तरस खाकर तुम्हें इस घर में रख लिया था, लेकिन अब तो मैं एक दिन भी तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दूंगी। बस एक बार कालू जी को ऑफिस से आ जाने दो, उसके बाद कालू जी ही तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकाल देंगे। देखती हूँ फिर उसके बाद तुम क्या करते हो। आप जैसे घटिया पक्षी तो मैंने आज तक नहीं देखे। इस घर में जितना हिस्सा आपके पति का है ना, उतना ही हिस्सा मेरे पति का भी है। शर्म आनी चाहिए आपको। आपने हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया है।
हमने कौन सा पीठ पीछे धोखा किया है? तेरे पति ने खुद ही जायदाद के कागजों पर अपना पंख लगाया था। किसी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती तो नहीं की थी। गौरी कौवी पीहू चिड़िया को बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलती है। शाम को जैसे ही उन दोनों के पति घर पर आते हैं तो गौरी कौवी घर पर कलेश करना शुरू कर देती है। वो अपने पति कालू कौवे को बार बार उन्हें घर से निकालने के लिए भड़काने लगती है। एक तो हमने तरस खाकर इस चिड़िया को यहाँ रहने दिया, लेकिन ये तो दिन पर दिन हमारे सर पर ही चढ़ते जा रहे हैं। अगर आपने आज के आज इन्हें घर से नहीं निकाला तो मैं अभी के अभी यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन एक बात याद रखना कालू जी, अगर मैं एक बार यह घर छोड़कर चली गई तो फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। अरे तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो भाग्यवान? अगर तुम चाहती हो कि मैं इन्हें घर से निकाल दूं तो मैं अभी इन्हें घर से निकाल देता हूं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं भैया? ये घर माँ पिताजी ने हम दोनों भाइयों के लिए बनवाया था। घर पर मेरा उतना ही अधिकार है जितना आपका है। अरे चल निकल यहाँ से, बड़ा आया अधिकार वाला। तूने अपने पंखों से अपना अधिकार खुद मुझे दिया है, मैंने तुझसे तेरा कोई अधिकार नहीं छीना। चल निकल यहाँ से। छोटू चिड़ा अपने भाई कालू कौवे के सामने बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन उसका भाई कालू कौवा धक्के मारकर उनको घर से निकाल देता है। रात में छोटू चिड़ा अपनी बीवी पीहू चिड़िया और बेटी पिंकी चिड़िया को लेकर रास्ते पर आ जाता है। वो रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान ढूंढने लगता है। भैया भाभी ने तो ये भी नहीं सोचा कि मैं इतनी रात गए तुम दोनों को कहाँ लेकर जाऊंगा। आज का जमाना वैसे ही बड़ा खराब है, कहीं कोई चोर उचक कर टकरा गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब हम कर भी क्या सकते हैं जी, हमारी किस्मत में जो लिखा था हमारे साथ वही हो रहा है। इस दुनिया में जो भी शरीफ होता है हमेशा उसके साथ ऐसा ही होता है। बुरे लोग हमेशा उसका फायदा उठाते हैं। मम्मी पापा वो देखो वहाँ पर एक टमाटर का खेत है, हम वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर चलकर बैठ जाएंगे। पिंकी ठीक कह रही है जी, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, रात के समय खेत के अंदर कोई नहीं आता। वो तीनों उस टमाटर के खेत के मंडेर पर जाकर बैठ जाते हैं। पिंकी चिड़िया सो जाती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। बातें करते करते उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे ही उनके आंखों के आंसू खेत के अंदर गिरते हैं तो उनके आंसू के स्पर्श से एक टमाटर की आंख खुल जाती है। अरे आज तो बारिश का मौसम भी नहीं था, तो फिर यहाँ पानी कैसे गिर रहा है? जादुई टमाटर को तब छोटू चिड़ा और पीहू चिड़िया दिखाई देते हैं। जब वो उन्हें रोते हुए देखकर उनकी बातें सुनता है तो उस टमाटर को भी उनके हालात पर तरस आ जाता है। तुम्हारे भैया भाभी ने तुम्हारे साथ बड़ा गलत किया। तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। अरे क्या आपने भी अभी वो आवाज सुनी? हाँ आवाज तो मुझे भी आई, लेकिन मुझे लगा शायद कोई भ्रम होगा। लेकिन अगर वो आवाज तुम्हें भी आई है तो इसका मतलब जरूर यहाँ पर कोई है हमारे अलावा। लेकिन यहाँ पर तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। अरे जरा नीचे देखो, मैं हूँ जादुई टमाटर। उस आवाज को सुनकर वो दोनों जैसे ही नीचे की तरफ देखते हैं तो एक टमाटर को बोलते हुए देखकर वो हैरान रह जाते हैं। अरे तुम भला किस तरह के टमाटर हो? आज तक तो हमने कभी किसी टमाटर को बोलते हुए नहीं देखा। हाँ जी, और इस टमाटर के तो हाथ और पैर भी हैं। देखो तो कैसी मोटी मोटी आंखें हैं इसकी। मुझे तो ये देखकर कोई भूत नजर आता है। देखो भूत भाई, हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कर दो, लेकिन हमें कोई नुकसान मत पहुंचाना। हम इस समय इस खेत के अलावा और कहीं नहीं जा सकते, इसलिए हमें परेशान मत करो। अरे तुम दोनों मुझसे डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैंने तुमसे कहा ना, मैं एक जादुई टमाटर हूँ। सच बताऊँ तो तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं बस तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास चला आया। क्या हमारी मदद? लेकिन तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो?
तुम मेरी शक्तियों को अभी जानते नहीं हो। तुम्हारे भैया भाभी ने तुम्हें घर से निकाल दिया है ना, तो तुम्हें मैं एक नया घर दूंगा। साथ ही मैं तुम्हें टमाटर का एक ऐसा बीज दूंगा जिसे अगर तुम अपने आंगन में बो दोगे तो वो तुम्हें सोने के टमाटर देगा। लेकिन वो सिर्फ उसी को सोने के टमाटर देगा जिसका मन सच्चा हो। उन सोने के टमाटरों से अगर तुम किसी की मदद कर सको तो कभी मदद के लिए मना मत करना, वरना वो हमेशा के लिए तुम्हारे पास से चला जाएगा। नहीं जादुई टमाटर, हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। हमें तो बस रहने के लिए एक छोटी सी जगह चाहिए। तुम हमें एक छोटी सी झोपड़ी दे दो, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, तुम यहाँ से थोड़ी दूर तक उड़ कर जाओ। वहाँ पर तुम्हें एक झोपड़ी नजर आएगी। उसके आसपास कोई झोपड़ी नहीं है, तुम वहाँ जाकर रह सकती हो। उसे मैंने अभी अभी तुम्हारे लिए बनाया है। जादुई टमाटर के ऐसा कहने पर वो सभी वहाँ से उड़ जाते हैं। थोड़ी दूर उड़ने पर उन्हें एक झोपड़ी नजर आती है, तो वो उस झोपड़ी के अंदर जाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब वो उठते हैं तो वो झोपड़ी एक बहुत ही आलीशान घर में बदल चुकी होती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। जब वो बाहर आंगन में जाते हैं तो वहाँ सोने के टमाटर का एक बहुत बड़ा बगीचा होता है। वो ये सब देखकर जादुई टमाटर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो अब गांव के सबसे अमीर पक्षी बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर कोई अहंकार नहीं आता, बल्कि जो भी जरूरतमंद उनके पास मदद के लिए आता तो वो हमेशा उनकी मदद करते हैं। लेकिन कालू कौवा और गौरी कौवी ने उनके साथ जैसा बर्ताव किया था, तो अपने कर्मों की वजह से उन्हें अपना सब कुछ गंवाना पड़ता है और अपनी बाकी की जिंदगी उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी में काटनी पड़ती है।